अमेरिका और ईरान के बीच जंग चल रही है। मिसाइलें बरस रही हैं, बम गिर रहे हैं। लेकिन एक जंग और चल रही है। एक ऐसी जंग जो बमों से नहीं बल्कि वीडियोस के जरिए लड़ी जा रही है। जमीन पर नहीं, सोशल मीडिया पर। एआई से बने एनिमेशन, कार्टून्स और मीम्स के जरिए। और इस जंग में अब तक तो ईरान ही जीत रहा है। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ईरान एक ऐसा देश जिसकी इकॉनमी तबाह हो चुकी है, जिस पर दुनिया भर की पाबंदियां लगाई जा चुकी है। वो देश अमेरिका को प्रोपेगेंडा में हरा रहा है। अमेरिका जिसने हॉलीवुड बनाया, जिसने दुनिया को एंटरटेनमेंट सिखाया, उसे कोई मीम वॉर में हरा रहा है। लेकिन हो तो यही रहा है। और इसे समझने के लिए पहले देखते हैं ईरान आखिरकार ऐसा क्या बना रहा है। ईरान में एक ग्रुप है जो खुद को एक्सप्लोसिव न्यूज टीम कहता है। ये टीम एआई टूल्स के इस्तेमाल से जनरेटेड वीडियोस बना रही है। और इनकी स्पेशलिटी है लेगो स्टाइल एनिमेशंस में। लेगो यानी कि प्लास्टिक के छोटे छोटे रंग बिरंगे ब्लॉक्स, जिन्हें जोड़कर अलग अलग आकृतियां बनाई जाती हैं। मूल रूप से इन्हें डेनमार्क की एक कंपनी बनाती बेचती है। दुनिया भर में बच्चे इसके खिलौने बनाते हैं। एक्सप्लोसिव न्यूज टीम इन्हीं लेगो बॉक्स की शक्ल वाले कार्टून कैरेक्टर बनाकर तेजी से शेयर कर रही है। एक ट्रोल में उन्होंने ट्रंप को विलेन दिखाया और फिर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का मजाक उड़ाया। और फिर उसमें एक कैची सा रैप सॉन्ग लगा दिया जिसमें ट्रंप को लूजर बोला जा रहा था। नतीजा, करोड़ों व्यूज कई अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इनका बनाया ये ट्रोल इतना असरदार क्यों है? इसके पीछे एक कारण है लेगो स्टाइल का। पूरी दुनिया लेगो को पहचानती है। अमेरिका, भारत, ब्राजील, यूरोप, अफ्रीका, कहीं भी जाओ हर कोई लेगो को पहचानता है। उन्हें देखकर ही समझ में आ जाता है कि ये क्या है। इनमें कोई भाषा की दीवार नहीं है, कोई कल्चर गैप नहीं है। बच्चों की खिलौनों की शक्ल में बने कैरेक्टर्स से जब आप किसी राष्ट्राध्यक्ष का मजाक उड़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली हल्का, फनी और शेयरेबल लगता है। लोग उसे देखकर हंसते हैं, खुश होते हैं, शेयर करते हैं और प्रोपेगेंडा का काम हो जाता है। ईरान का मीम वॉर सिर्फ लेगो तक सीमित नहीं है। ईरान ने एक और वीडियो बनाया है पिक्सार की फिल्म इनसाइड आउट के स्टाइल में। अगर आपने इनसाइड आउट नहीं देखी है तो बता दें कि ये एक एनीमे मूवी है जिसमें एक लड़की के दिमाग के अंदर मौजूद अलग अलग इमोशंस को अलग अलग कैरेक्टर के तौर पर दिखाया गया है। खुशी, गुस्सा, डर, ऐसे इमोशंस के अलग अलग एनिमेटेड कैरेक्टर्स हैं। ईरान ने इसी स्टाइल में ट्रंप के दिमाग के अंदर का वीडियो बनाया है जिसमें उनके दिमाग में बैठा राक्षस उनसे कह रहा है कि प्रेस के सामने जाओ और झूठ बोलो। ये वीडियो ईरान के हेग एम्बेसी ने ऑफिशियल अकाउंट पर शेयर किया है। यानी ईरान ने अमेरिकी पॉप कल्चर को, डिज्नी को, पिक्सार को, लेगो को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग सोच है। साल 2020 में जब अमेरिका ने ईरान के एक बड़े जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया था, तब एक ईरानी धर्मगुरु ने टीवी पर आकर कहा था कि अमेरिका पर हमला करके हम किसे निशाना बनाएं। उनके हीरो कौन है? स्पाइडरमैन या स्पॉन्ज बॉब? उनके सारे हीरो काल्पनिक हैं, कार्टून हैं। उस वक्त ये बात किसी टोंट की तरह थी, लेकिन अब लगता है कि ईरान ने इस बात को एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी ही बना ली है। अमेरिका से उसी की भाषा में बात करो, कार्टून की भाषा में, एनिमेशन की भाषा में, क्योंकि अमेरिका यही भाषा सबसे अच्छी तरीके से समझता है। वैसे इस पूरे मीम वॉर में एक पुराना पैटर्न भी है। दरअसल प्रोपेगेंडा में दुश्मन के पॉपुलर कल्चर का इस्तेमाल करना कोई नई बात नहीं है। वियतनाम युद्ध के दौरान नॉर्थ वियतनाम अमेरिकी ब्लैक सैनिकों को पर्चे बांटता था जिसमें लिखा होता था, तुम अपने देश के लिए लड़ रहे हो लेकिन तुम्हारा देश तुम्हारे साथ बराबरी का बर्ताव भी नहीं करता है। ये बात सच थी, इसलिए असरदार भी साबित हुई। अब ईरान भी यही कर रहा है। अमेरिकी लोगों की असली चिंताओं को मीम्स और एनिमेटेड वीडियोस के जरिए छूने की कोशिश कर रहा है। पेट्रोल के बढ़ते दाम, लगातार गिरता शेयर बाजार, एयरपोर्ट पर लंबी लंबी लाइनें और एक ऐसा जंग जिसका मकसद साफ ही नहीं है। प्यू रिसर्च के हालिया सर्वे में 61% अमेरिकियों ने कहा है कि ट्रंप ईरान मामले को गलत तरीके से हैंडल कर रहे हैं। ईरान का प्रोपेगेंडा इसी नाराजगी पर तेल डाल रहा है। सवाल उठता है कि अब इस मीम वॉर में अमेरिका क्या कर रहा है? ईरान के मीम्स अटैक कैसे झेल रहा है? कैसे पलटवार कर रहा है? ये जान लेते हैं।
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रोपेगेंडा अच्छा खासा बना रहा है, अच्छा खासा शेयर भी कर रहा है, लेकिन उतने पॉपुलर नहीं हो पा रहे जितने कि ईरान के मीम्स हैं। ईरान जहां लेगो और पिक्सार जैसी पॉपुलर चीजों के इस्तेमाल से अपनी मीम्स तैयार कर रहा है जिन्हें हर कोई पहचानता है, वहीं ट्रंप प्रशासन ने अपने प्रोपेगेंडा का जरिया चुना है वीडियो गेम्स को। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, यानी वो विभाग जो देश की आंतरिक सुरक्षा देखता है, उसने एक पोस्ट किया जिसमें हालो नाम के एक वीडियो गेम के कैरेक्टर मास्टर चीफ को दिखाया गया है। ये शूटिंग गेम है जिसमें एक सैनिक एलियन से लड़ता है। अमेरिका ने अपने वीडियो में मास्टर चीफ को इमिग्रेंट्स के खिलाफ लड़ते हुए दिखाया है, जैसे इमिग्रेंट्स कोई एलियन हमलावर हो। फीवर व्हाइट हाउस ने भी एक वीडियो बनाया है जो इतना प्रॉब्लमेटिक था कि इसे बाद में डिलीट तक करना पड़ गया। इस वीडियो में फेमस शूटिंग गेम कॉल ऑफ ड्यूटी के फुटेज को ईरान में हो रही असली बॉम्बिंग के साथ मिलाकर दिखा दिया था, मानो ईरान में कोई वीडियो गेम चल रहा हो। लोगों के असली घर बिल्डिंग को उड़ा दिया जाना मानो जैसा कोई खेल हो। इसे बाद में डिलीट कर दिया गया। इसके अलावा व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशन डायरेक्टर ने एयर स्ट्राइक के ओरिजिनल वीडियो के ऊपर फेमस ओल्ड स्कूल गेम GTA सैन एंड्रियास का एक चीट कोड पोस्ट कर दिया था। वो चीट कोड जो अनलिमिटेड गोलियां दे देता है। ये सारे मीम्स या प्रोपेगेंडा वीडियोस हैं तो अच्छे, लेकिन दिक्कत ये है कि ये सारे के सारे रेफरेंस बहुत नीश हैं, यानी कि सब लोग इनसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। अब हालो का एग्जांपल ले लो, काफी पॉपुलर गेम है लेकिन हर कोई इसके बारे में नहीं जानता है। अगर कोई जानता भी है तो अगर एक आम व्यक्ति से पूछो कि मास्टर चीफ कौन है तो वो शायद ना बता पाए। ठीक ऐसा ही कॉल ऑफ ड्यूटी के साथ भी है। खेलते तो बहुत से लोग हैं लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं खेलते। स्पेसिफिक ऑडियंस है जो इससे बनने वाले मीम्स को समझ पा रही है। इन्हें समझने के लिए आपको गेमिंग कल्चर में डूबा हुआ होना चाहिए। ये ऐसे है जैसे कोई भारत में प्रोपेगेंडा तैयार करे या मीम बनाए और रेफरेंस किसी कोरियन एनिमे ड्रामा का डाल दे। कुछ लोग जो कोरियन एनिमे देखते हैं वो ही इन मीम्स को समझ पाएंगे, बाकी के सिर के ऊपर से निकलेगा। अमेरिका की इन्हीं मीम्स के सामने खड़ा है ईरान का लेगो। लेगो देखकर ही समझ में आ जाता है, 3 साल का बच्चा भी इसे जानता है और 70 साल का बुजुर्ग भी। ईरान ने वो भाषा चुनी है जो यूनिवर्सल है। इसके उलट अमेरिका ने वो भाषा चुनी है जो सिर्फ एक खास ग्रुप बोलता है। और यहीं पर एक और बड़ी बात है जो समझनी जरूरी है। व्हाइट हाउस ने मार्च में एक और वीडियो पोस्ट किया था जिसमें अमेरिकी पॉप कल्चर के कई कैरेक्टर दिखाए गए थे। सुपरमैन, ऑप्टिमस प्राइम, वॉल्टर वाइट, टोनी स्टार्क, सभी को जंग के असली फुटेज के साथ जोड़ दिया गया था, यानी फिक्शनल हीरो और असली बमबारी एक साथ। ये वीडियो देखकर अजीब सा लगता है जैसे कोई जंग को कॉमिक बुक समझ रहा हो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत रेफरेंस की नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत ऑडियंस की है। ईरान का प्रोपेगेंडा बनाया गया है आम अमेरिकी जनता के लिए, उन लोगों के लिए जो जंग से परेशान है, महंगाई से परेशान है, जो सवाल पूछ रहे हैं कि ये जंग हो क्यों रही है। लेकिन ट्रंप का प्रोपेगेंडा बनाया गया है सिर्फ उनके अपने सपोर्टर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो पहले से ही उनके साथ खड़े हैं। व्हाइट हाउस के वीडियो ग्रुप चैट जैसे हैं, जैसे दोस्त का एक ग्रुप होता है जिसमें इनसाइड जोक्स चलते हैं। बाहर के लोगों को कुछ समझ नहीं आता लेकिन ग्रुप के लोग हंसते हैं। ट्रंप का प्रोपेगेंडा वैसा ही है। उसके उलट ईरान का प्रोपेगेंडा बिलबोर्ड जैसा है, सड़क पर लगा हुआ है जिसे हर कोई गुजरने वाला पढ़ लेता है। अब एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं, क्योंकि असली कहानी सिर्फ ईरान बनाम ट्रंप की नहीं है। असली कहानी यह है कि एआई ने प्रोपेगेंडा नाम की चीज को कैसे पूरी तरीके से बदल दिया। पहले की बात करें तो प्रोपेगेंडा बनाना बहुत महंगा काम था। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने वॉल्ट डिज्नी के स्टूडियो में एनिमेटेड फिल्में बनवाई। सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, लोगों को वॉर बॉन्ड्स खरीदने के लिए इनमें सैकड़ों एनिमेटर्स लगते थे, महीनों का वक्त लगता था और करोड़ों का खर्चा आता था। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ने प्रोपेगेंडा फिल्में बनवाई, रेडियो स्टेशन चलाए, अखबारें छपवाए। ये सब चलाने के लिए पूरे पूरे सरकारी विभाग बनाए गए। यानी प्रोपेगेंडा एक ऐसा खेल था जो सिर्फ बड़े और अमीर देश खेल सकते थे। अब सोचिए कि 2026 में क्या हो रहा है। ईरान, जिसकी जीडीपी भारत के एक बड़े राज्य जितनी है, जिस पर इतनी पाबंदियां हैं कि बाहर से सामान मंगाना भी मुश्किल है, वो हॉलीवुड जैसी क्वालिटी के एनिमेटेड वीडियोस बना रहा है और शायद उसमें लगने वाला खर्च लगभग शून्य है। एआई टूल से आप एक लैपटॉप पर बैठकर वो काम कर सकते हैं जो पहले पूरे स्टूडियो किया करते थे। न एनिमेटर की जरूरत,
ना महीनों का इंतजार। सुबह आइडिया आया, शाम तक वीडियो तैयार, रात को वायरल। ये ऐसे हैं जैसे पहले के जमाने में बड़ी बड़ी पब्लिशिंग हाउसेस किताबें छाप सकती थी, फिर प्रिंटिंग प्रेस आया और कोई भी पर्चे छापने लगा। ये इन्हें प्रोपेगेंडा के साथ वही किया, इसे डेमोक्रेटाइज कर दिया, अच्छे और बुरे दोनों मायनों में। इसमें एक पहलू और है जो समझना जरूरी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एडवर्टाइजिंग का मॉडल ऐसा है कि अमेरिकी ऑडियंस तक पहुंचने वाले कंटेंट पर सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। इसका मतलब यह है कि दुनिया भर में, पाकिस्तान में, फिलीपींस में, अफ्रीका में लोगों ने यह सीख लिया है कि अगर आप अमेरिकी लोगों को पसंद आने वाला कंटेंट बना सको तो उसमें पैसा है। पिछले कई सालों में एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है जिसमें लोग एक दूसरे को सिखाते हैं कि अमेरिकी ऑडियंस को क्या पसंद है, क्या वायरल होता है, कौन से टॉपिक्स चलते हैं। यानी दुनिया भर के लोग अमेरिका की नब्ज पकड़ना सीख चुके हैं। अब जब ईरान जैसा देश प्रोपेगेंडा बनाता है तो उसके पास ये सारा डेटा और ये सारी समझ पहले से ही मौजूद है। उसे पता है कि अमेरिकी लोग किन चीजों पर रिएक्ट करते हैं, किन इमोशंस पर तड़पते हैं, कौन से फॉर्मेट्स में कंटेंट कंज्यूम करते हैं। लेगो इसीलिए काम करता है, रैप सॉन्ग इसीलिए काम करता है, शॉर्ट वर्टिकल वीडियो इसीलिए काम करते हैं, क्योंकि ये सब वो फॉर्मेट्स हैं जो अमेरिकी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चलते हैं। ईरान ने कोई नई भाषा नहीं बनाई, उसने वो भाषा सीख ली है जो पहले से बोली जा रही थी। इस वीडियो में इतना ही। इस स्क्रिप्ट को लिखा था हमारे साथी कमल ने। वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।